Hi guys, thank you so much for watching my channel, The Woody Turtle. And today we are going to continue with the chapter Overheads. And previously I think I have uploaded 2 classes on this very chapter. And today we are going to continue from the point where I had left in the previous class. So in the last class of overheads, we had discussed about the classification of overheads. So we have learned that there are 4 categories through which we have classified the kinds of overheads. So the first one was by nature, the second one is by function. So we had already completed this one, and now we are going to complete this by classification of overheads by functions. See, the very first category that comes to your mind while thinking about overheads is मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स और यू कैन से फैक्ट्री ओवरहेड्स. क्योंकि हम लोगों ने कॉस्ट शीट, जितने भी कॉस्ट शीट्स आज तक अपने ज़िंदगी में प्रिपेयर किए हैं, उन सब में हम लोग प्राइम कॉस्ट के बाद क्या ऐड करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स. और प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करने के बाद हमें मिल जाता है क्या? फैक्ट्री कॉस्ट. राइट, इतना तो सबको ही पता है. सो नाउ जस्ट थिंक एंड टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स और फैक्ट्री ओवरहेड्स. इसको अगर हम लोग जनरल टर्म्स में समझें तो वी कैन से फैक्ट्री ओवरहेड मीन्स हर वो इनडायरेक्ट कॉस्ट विच इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. मतलब जब भी आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो जितने भी खर्चे आपके इनकर हो रहे हैं विच इज़ ड्यू टू फैक्ट्री, ड्यू टू योर प्रोडक्शन प्रोसेस, उन सारे खर्चों को आप क्या बोलते हो? उन सारे इनडायरेक्ट खर्चों को आप क्या बोलते हो? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. सो बस जैसे कि आपका फैक्ट्री का आपने इंश्योरेंस बना रखा है, फिर आपने फैक्ट्री में जितना आपका पावर कंजम्पशन होता है और जितना आप फैक्ट्री में मैनेजर्स को सैलरी देते हो, ये सारी चीज़ें आपका कहाँ पर ऐड हो जाता है? कहाँ पर, किसके अंडर में आता है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के अंडर में. सो हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल गया. अब हम लोग देखते हैं बुक में क्या दिया है. इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन रेंडरिंग सर्विस. आपका अगर गुड्स बेस्ड इंडस्ट्री है तो उसमें आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी आपके इनडायरेक्ट खर्चे, मतलब वो खर्चे जो कि डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं हो सकते हैं विद द प्रोडक्ट यूनिट्स, वो सारे खर्चे, आप खर्चों को आप क्या बोलते हो? फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है. और क्या बोलता है यहाँ पर? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. ठीक है. और इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं. फैक्ट्री पावर, वर्क्स मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री इंश्योरेंस, और आपका जो भी फैक्ट्री में जितने मशीन्स आपके यूज़ हो रहे हैं उनमें जो भी डेप्रिसिएशन आता है, ये भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स है. और क्या है? जितने भी आपके इनडायरेक्ट मटेरियल, यानी कि जो भी आपके छोटे मोटे सामान यूज़ होते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसे कि मशीन के फंक्शनिंग के लिए जो ऑयल यूज़ होता है वो डायरेक्टली तो आप प्रोडक्ट में नहीं डालते हो, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मशीन होता है, उस मशीन में जब आप ऑयल डालते हो तो दैट इज़ ऑल्सो इनडायरेक्ट मटीरियल्स यूज्ड इन प्रोडक्शन. ठीक है. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना है कि ये जो खर्चे होते हैं ना, दीज कॉस्ट इनकर वाइल प्रोडक्शन बट इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट यूनिट्स. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग इज अ सेपरेट फंक्शन जस्ट लाइक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये जो टर्म होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग, दिस स्टैंड्स फॉर एक्टिविटीज विच बिगिन विथ रिसीट ऑफ ऑर्डर एंड एंड विथ कंप्लीशन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. सो ऑब्वियसली हमें तो पता ही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का फंक्शन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इट इज़ वन ऑफ दोज फंक्शंस. एंड ये फंक्शन स्टार्ट कब होता है? मैन्युफैक्चरिंग आपका कब स्टार्ट होता है? ऑब्वियसली जब आपके पास रॉ मटेरियल मिल जाए. और ख़त्म कब होता है? जब आपका फिनिश्ड गुड्स निकल कर बाहर आ जाए, प्रोडक्शन उसका होकर वो जब बाहर आ जाए. सो दैट इज़ योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. So manufacturing overhead represents all manufacturing cost other than direct material and direct labor. Obviously क्योंकि हम लोग यहाँ पर overheads की बात कर रहे हैं. overheads का मतलब क्या है? जितने भी indirect खर्चे हैं आपके, right? So obviously manufacturing के process में जितने भी आपके cost आते हैं, cost incur होते हैं, वो सब add होंगे except your direct material and डायरेक्ट लेबर, क्योंकि वो तो प्राइम कॉस्ट में ऐड हो चुके हैं और ऊपर से वो लोग डायरेक्ट हैं. ठीक है. समझ में आ गया आई थिंक. और
आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जितने इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके इनकर हो रहे हैं, दैट इज योर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. ठीक है. The term overhead is peculiar and therefore it is a growing tendency to prefer the term indirect manufacturing cost to overheads. So basically बोल रहा है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टर्म है ना, ये एक बहुत ही पिक्यूलियर, मतलब एक बहुत ही खास अलग यूनिक टर्म है. ठीक है. सो इसीलिए बहुत सारे केसेस में ना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की जगह उसको इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोला जाता है. अब हम लोग देखते हैं कुछ कुछ टर्म्स हैं जिसका मतलब आपका सेम ही है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. एक तो है फैक्ट्री ओवरहेड, पता ही है आपको, कॉस्ट शीट में आपने हज़ारों बार पढ़ा है ये चीज़. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट. ठीक है. फैक्ट्री ऑन कॉस्ट भी बोला जाता है, वर्क्स ऑन कॉस्ट भी बोला जाता है, ये भी आपने कॉस्ट शीट में देखा ही है. और क्या बोला जाता है, फैक्ट्री बर्डन. सो ये जो टर्म है, दिस माइट बी अ बिट न्यू फॉर यू, और है आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये भी आपने बचपन से ही पढ़ा है. सो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स दिया है कि किन किन चीज़ों को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. एक तो आता है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. इसमें क्या एग्जाम्पल होगा, मैंने अभी अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया है, याद करने की कोशिश करो. प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मशीन्स यूज़ होते हैं उसमें जो भी आपका ऑयलिंग किया जाता है, उसमें जो भी ग्रीजिंग किया जाता है, जो तेल डाला जाता है, दैट इज़ योर इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. एग्जाम्पल है ग्लू, थ्रेड, नेल्स, रिवेट्स, लुब्रिकेंट्स, कॉटन वेस्ट, ये सब है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है, लेबर कॉस्ट है जो आपके सुपरवाइजर्स रहते हैं उनकी सैलरी, फिर वहाँ पर जो इंस्पेक्शंस के लिए रहते हैं उन लोगों की सैलरी, मेंटेनेंस, लेबर और आइडल टाइम, इन सब चीज़ों की जो सैलरी रहती है या आइडल टाइम वेजेस जो रहते हैं, वो सब आपका आ जाता है किसके अंडर में, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंडर में. नेक्स्ट इज योर इनडायरेक्ट सर्विस कॉस्ट. तो ऐसा कौन सा सर्विस है जो कि आप ले रहे हो किसी और से, फॉर विच यू हैव टू पे अ कॉस्ट, और वो चीज़ इनडायरेक्ट है. जैसे कि आपका फैक्ट्री एक जगह पर बना है तो उस जगह का रेंट, फैक्ट्री रेंट. आपने इंश्योरेंस बनवा रखा है तो इंश्योरेंस का रेंट. फिर क्या है, आपका मशीन्स पर डिप्रिसिएशन इनकर हो रहा है तो उसका भी रेंट, उसका भी कॉस्ट. और क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. फिर फर्स्ट एड, तो आपको फैक्ट्री है तो आपको फर्स्ट एड तो रखना ही है अपने वर्कर्स के लिए. और क्या है, जो एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स वहाँ पर काम करते हैं उनके वेलफेयर के लिए आप उन्हें रिवॉर्ड्स देते हो. फिर क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ऐसे बहुत सारे सर्विस कॉस्ट हैं जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के अंडर में ही आते हैं. ठीक है. और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो होता है, इट फर्दर एक्सप्लेन्स इन अपॉर्शनमेंट, एलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन. व्हाट इज अपॉर्शनमेंट, आप जितना कॉस्ट इनकर हुआ है उसको आप 3-4 जगह में आप उसको प्रोपोर्शनेटली आप उनको अपॉर्शन करोगे. ठीक है, उसको डिवाइड करोगे उस रेशियो में, उस पर्टिकुलर रेशियो में. फिर आप उसको हर एक आइटम के साथ एलोकेट करोगे और उसके बाद वो जो कॉस्ट है वो उन सारे आइटम्स में एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या है, आप कल को सीएमए बन जाओगे, सीएमए बनने के बाद आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, वहाँ पर काम करोगे. ठीक है. एक गुड्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है लेट्स से. तो वहाँ पर आपको जो सैलरी दी जाएगी ना, दैट वुड कम अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. सो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं विच आर बीइंग इनकर्ड फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट. एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स आप ऐसे इमेजिन करो उसका ऑफिस है. ठीक है. फैक्ट्री में तो सारे मैनेजर्स जाकर नहीं बैठेंगे, फैक्ट्री में तो सिर्फ जो इंजीनियर्स हैं या फिर जो लोग फैक्ट्री के सुपरवाइजर्स हैं वही लोग जाएंगे. लेकिन बाकी जो मैनेजर्स होते हैं, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के होते हैं, फिर जो लीगल एडवाइजर्स होते हैं, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, वो सब कहाँ बैठेंगे, उनके लिए एक ऑफिस होता है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉर्पोरेट ऑफिस होता है. ठीक है. सो उसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट. और वहाँ के जो खर्चे होते हैं दैट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. कौन से खर्चे, ऑब्वियसली ओवरहेड्स है तो ये इनडायरेक्ट खर्चे हैं. ठीक है. उसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट. So, according to Cost Accounting Standard 3, administrative overheads are defined as cost of all activities relating to
जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है उसमें जो भी एक्टिविटीज होते हैं उसके कॉस्ट को, उसके इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या बोला जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। सो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है ना, इसका काम क्या रहता है बेसिकली? इसके फंक्शंस आर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज क्या क्या रहेंगे, बेसिकली ये आपका लीगल एंड अकाउंट्स ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, सो ये क्या है? पॉलिसी फॉर्मेशन, फिर है डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को आप डायरेक्शन दोगे कि किस तरह से उसको फंक्शनिंग करना है। और क्या है जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, यानी कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, दैट इज कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी का जो ऑपरेशन होता है, जो फ्लो ऑफ ऑपरेशन होता है, डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशन होता है, उसका जो सुप्रीम कंट्रोल रहता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास रहता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर इनकर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। सो इसीलिए ना उन सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्शन का वॉल्यूम या फिर सेल्स के साथ वेरी नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि ऑफिस सैलरीज, ऑफिस में जितने लोग हैं उनकी सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और क्या है ऑफिस में जो आपका टेलीफोन है वो, ऑफिस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ पे खर्चा करते हो, जो कि इरेस्पेक्टिव ऑफ योर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड वो फिक्स्ड ही रहता है, वो सेम ही रहता है। ठीक है, The size as well as control over these overheads depends largely on decisions of management. तो ये जो overhead होता है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के खर्चों को कैसे कंट्रोल करना है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का डिसीजन क्या रहता है। Organizations growing very fast face the problem of controlling administrative overheads, and a multi-location setup leads to duplication of many administrative costs. So ये बोल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है, बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर उनके पास आज एक कॉर्पोरेट ऑफिस है तो कल को वो लोग 2 खोलेंगे, परसों वो लोग 3 खोलेंगे। तो इससे क्या होता है ना, बहुत सारे जो खर्चे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के वो बढ़ने लगते हैं, वो डबल, अगर पहले एक था यहाँ पर 1000 रुपये इनकर होता था, कल को 2 हो जाएंगे तो 2000 रुपये इनकर होने लगेगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर बोल रहा है कि जिसके मल्टी लोकेशन सेटअप होते हैं, बहुत सारे होते हैं कॉर्पोरेट ऑफिसेज, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ता ही जाता है और उसको कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है मैनेजमेंट के लिए। अब देखते हैं कलेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। सो हम लोग पहले देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स क्या क्या रहते हैं और वहाँ पर क्या क्या खर्चे होते हैं। एक तो है कॉर्पोरेट ऑफिस, दूसरा है फिनेंस एंड अकाउंट्स, राइट, ये हम लोग का डिपार्टमेंट है, हम लोग कहाँ पर आते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में। फिर आता है कंपनी सेक्रेटरी, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, फिर है लीगल डिपार्टमेंट, और क्या है? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारे आते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझना है अभी, वो बोल रहा है कि यहाँ पर जितने भी ओवरहेड्स इनकर होते हैं, ठीक है, जितने भी खर्चे, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, जितने भी खर्चे यहाँ पर इनकर होते हैं उसको क्या बोला जाता है? द ओवरहेड्स दैट आर कॉमन टू ऑल दीज डिपार्टमेंट्स आर अपॉर्शन्ड ऑन सम सूटेबल बेसिस। कुछ खर्चे होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा या फिर रेंट का खर्चा, टैक्सेस का खर्चा, वो कंपनी सेक्रेटरी के लिए जितना लगेगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए उतना लगेगा, लीगल डिपार्टमेंट के लिए भी उतना ही लगेगा। या साइज देखकर, इन सारे डिपार्टमेंट्स का साइज देखकर हम लोग उसको उस रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। सो वही बोल रहा है कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि हर डिपार्टमेंट के अंदर ही एक सूटेबल बेसिस में हम उसको अपॉर्शन कर पाएँ। व्हाट इज़ अपॉर्शनमेंट? अपॉर्शनमेंट मतलब हम लोग उसको एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर पाएँ। ठीक है, जैसे कि ऑफिस रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इसको ये हम लोग रेंट जो दे रहे हैं, हम लोग रेंट किस हिसाब से देते हैं? उस घर के साइज़ के हिसाब से देते हैं, राइट। तो उसको हम लोग फ्लोर स्पेस यानी कि उस ऑफिस के फ्लोर स्पेस के बेसिस पर अपॉर्शन कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग,
ये भी बिल्डिंग से रिलेटेड है, तो इसको भी हम लोग फ्लोर स्पेस से ही के बेसिस पर ही अपॉर्शन कर सकते हैं। लीगल फीस हमें कब देना पड़ता है? जब हमारे पास कोई लीगल ऑब्लिगेशन या फिर कोई लीगल लिटिगेशन अराइज होता है। सो नंबर ऑफ केसेस जितना हैंडल हुआ है उस बेसिस पर हम लोग लीगल ऑफिसर को, लीगल एडवाइज़र को हम लोग उनका जितना खर्चा है उसको हम लोग अपॉर्शन कर सकते हैं। सैलरीज ऑफ कॉमन स्टाफ, तो सैलरी जो हम लोग कॉमन स्टाफ को देते हैं वो हम लोग किस हिसाब से करेंगे? रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट में कितने रेशियो में उनको सैलरीज दिया जाता है उसके बेसिस पर हम लोग उनको अपॉर्शन करेंगे। फॉर टाइपिस्ट पूल क्या है? ये तो पहले हुआ करता था, खैर आजकल नहीं है। कुछ लोग रहते थे वो लोग टाइप ही करते थे, उनको बोला जाता था टाइपिस्ट। वो लोग टाइपराइटर लेकर काम करते थे, उसको टाइप करते थे। तो उनको किस बेसिस पर दिया जाता था? पहले उन्होंने कितना डॉक्यूमेंट्स टाइप किया है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स टाइप्ड, उस बेसिस पर उनको उनके खर्चों को अपॉर्शन किया जाता था। ठीक है। यहाँ पर और एक चीज़ बोल रहा है कि क्योंकि हम लोग देखो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हम लोग जो इनकर करते हैं ना, उसका जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है उसके साथ कोई रेलेवेंस नहीं रहता है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है। राइट, डिपेंडेंट रहता है क्या? नहीं रहता है। सो इसीलिए ना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को डायरेक्टली किसी कॉस्ट यूनिट के साथ हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। राइट, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। ये एक प्रोडक्ट बनकर आया, ठीक है। क्या आप देखकर बता सकते हो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वहाँ पर कितना खर्चा हुआ होगा, किस रेशियो में खर्चा हुआ होगा? आप देखकर नहीं बता सकते हो, है ना। तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है ना, नॉर्मली जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होते हैं ना उसको सबको ऐड किया जाता है और एक सूटेबल बेसिस को सिलेक्ट करके अ रेट ऑफ रिकवरी इज अराइव्ड एट टू एब्जॉर्ब द सेम। एक सूटेबल बेसिस सिलेक्ट किया जाता है और एक रिकवरी का रेट डिसाइड किया जाता है, रेट ऑफ रिकवरी डिसाइड किया जाता है। जनरली क्या होता है, आपने बचपन से कॉस्ट शीट में पढ़ा ही है इसको, परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पर उसको अपॉर्शन किया जाता है। जैसे फैक्ट्री कॉस्ट आपका 1000 रुपये है और आपको बोल देगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपको फैक्ट्री कॉस्ट का 10% लेना है, तो आप कितना लोगे? 100 रुपये लोगे। राइट। सो और क्या बोल रहा है, कभी कभी उसको ग्रॉस प्रॉफिट का एक परसेंटेज के हिसाब से भी लिया जाता है। ठीक है। तो इन सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो है ना, इसको ट्रीट करने के टोटल 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है। पहला मेथड है कि उसको आप अपॉर्शन करो बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो इसका क्या मतलब है, आपने लेट्स से 1000 रुपये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ रहा है, तो आप उस 1000 रुपये को प्रोडक्शन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दोगे। मतलब कितना, 600 रुपये जाएगा प्रोडक्शन के लिए, 400 रुपये जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए। ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, इसमें दिक्कत ये होती है, सिलेक्शन ऑफ बेसिस टू डिवाइड दीज ओवरहेड्स ओवर द 2 प्रिंसिपल फंक्शन। ये इससे क्या होता है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ये एक सेपरेट फंक्शन है, लेकिन वो अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है। ठीक है, वो अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है। तो इसीलिए ये जो फंक्शन है ना, ये ज़्यादातर केसेस में फॉलो नहीं होता है, नॉट फॉलोड। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेथड बोलता है ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। कभी कभी क्या होता है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को P&L अकाउंट में डायरेक्टली डेबिट कर दिया जाता है एज अ कॉस्ट, एज एन एक्सपेंस। ठीक है। सो दिस मेथड एग्रीज दैट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है ना, ये एक टाइम बेस्ड कॉस्ट है। मतलब मेनली ये फिक्स्ड ही रहता है, आप चाहे आपका प्रोडक्शन जितना भी हो, आपको तो अपने मैनेजर को उस पर्टिकुलर अमाउंट का पैसा देना ही है। ठीक है। तो ये बेसिकली फिक्स नेचर का होता है, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। लेकिन इससे क्या होता है ना, जो स्टॉक का वैल्यूएशन होता है वो अंडर वैल्यूड हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको अगेन ज़्यादातर फॉलो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है, दिस इज़ अ मेथड दैट इज़ वाइडली बीइंग फॉलोड,
और यही मेथड है जो आपने आज तक कॉस्ट शीट में पढ़ा है बचपन से, ठीक है। सो ये क्या है, इन दिस मेथड एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट फंक्शन, एक सेपरेट फंक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है। कल ही हम लोगों ने कॉस्ट शीट का क्लास कंप्लीट किया है और सारे कॉस्ट शीट के जो क्वेश्चंस हैं हम लोगों ने क्या देखा है, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड किया जाता है और बन जाता है हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इज एडेड एज अ सेपरेट लाइन इन द कॉस्ट कंप्यूटेशन शीट, ठीक है। हर एक जॉब के लिए अलग अलग एक सेपरेट लाइन बनाया जाता है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। और यहाँ पर हम लोग किस बेसिस पर उसको लेते हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ योर फैक्ट्री कॉस्ट, उस बेसिस पर इसको लिया जाता है। A care needs to be taken to ensure that administration overheads are charged equitably to cost of sales, fixed goods stock and work in progress as well, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये आपका वाइडली फॉलोड मेथड है। अब देखते हैं कंट्रोलिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है ना, ये क्योंकि ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग और लीगल और फाइनेंस एंड अकाउंट्स के साथ रिलेटेड होता है, तो ये आप लोअर लेवल मैनेजमेंट में नहीं ले सकते हो, ठीक है। ये इसको आप कंट्रोल करने का जो डिसीजन है वो आप लोअर लेवल मैनेजमेंट में नहीं ले सकते हो। इट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट होता है आपका, वही लोग ऑफिस में बैठकर पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग को डायरेक्ट करते हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है ये ओनली एंड ओनली टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ही कंट्रोल हो सकता है। द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोल मैकेनिज्म इज प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, आप सारे खर्चों को प्रॉपरली क्लासिफाई करो और डिपार्टमेंटलाइजेशन करो, हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग आइडेंटिटी दे दो। सो इसमें क्या किया जा सकता है, आप देखो कि आपने एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना इनकर किया है, फिर आप उसको कंपेयर करो अपने बेंचमार्क के साथ, ठीक है। व्हाट इज़ योर बेंचमार्क? बेंचमार्क का मतलब होता है आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है पहले से, उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के साथ आप उसको कंपेयर करो, ठीक है। और जो भी जितना भी डेविएशन आता है उसको आप एनालाइज करो और देखो कि क्यों ये इंक्रीज हो रहा है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर इट्स इंक्रीमेंट, ठीक है। और ऐसे ही करके आप क्या कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट। अब मुझे ये बताओ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कौन सा ओवरहेड आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। सो अब हम लोग वही पढ़ेंगे, व्हाट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। देखो, एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, selling and distribution overhead is also known as selling cost and the expenses related to sale of products, ठीक है। जो भी आपके indirect expenses आते हैं relating to the sale of products, उसको बोला जाता है क्या, selling and distribution overheads, ठीक है। तो इसमें दो हिस्से हैं, पहला है selling, दूसरा है distribution। what is selling overhead? आप कंज्यूमर से ऑर्डर लेने के लिए जो खर्चे इनकर करते हो, ठीक है। आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। ये प्रोडक्ट को आपको पता है कि कंज्यूमर्स इस चीज़ को यूज़ करेंगे, टू नो दैट और टू गेट या टू रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम द कंज्यूमर्स, द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स यू इनकर इज नोन एज सेलिंग ओवरहेड्स। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या है, आप इस प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर मिलने के बाद जब आप इसको बनाओगे, ठीक है, द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। और जब आप इसको, ये फिनिश गुड्स बन गया है, आप इसको कंज्यूमर तक पहुंचाओगे, दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सो बेसिकली द कॉस्ट इनकर्ड इन हैंडलिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम द टाइम इट इज रेडी फॉर डिस्पैच अंटिल इट रीचेज द अल्टीमेट कस्टमर। सो देखो, आपका जो प्रोडक्ट है ना वो फिनिश्ड गुड्स बन के तैयार है, ठीक है, आपके वेयर हाउस में है फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड बनने से लेके जब वो कस्टमर के घर तक पहुंच जाता है, उस पॉइंट तक जितने भी खर्चे आप इनकर करते हो, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि सेल्स प्रमोशन, आपका प्रोडक्ट बन गया है, आप अभी उसको प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, उसका प्रमोशन कर रहे हो। जैसे आप यूट्यूब में अगर व्लॉग्स वगैरह देखते हो तो उसमें आपने देखा होगा मामा अर्थ,
फिर वाओ शैम्पू, ऐसे बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो क्या करते हैं, अपना प्रमोशन करते हैं. दैट इज़ ऑल्सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. फिर क्या है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस. आप अगर हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो, अपना प्रोडक्ट उनको देते हो और बोलते हो कि हम आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन देंगे, आप प्लीज़ हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल कराओ, दैट इज़ योर मार्केटिंग एक्सपेंसेस. फिर आता है सेल्समैन का सैलरी एंड कमीशन. जो आपके सेल्समैन होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले होते हैं, सेल्स वाले होते हैं, उनको जो आप सैलरी देते हो प्लस जितना वो लोग सेल कराएंगे उसके ऊपर कमीशन देते हो, उसको क्या बोला जाता है, वो भी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आता है. एडवर्टीजिंग एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली एडवर्टीजिंग तो है ही आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. और क्या क्या आते हैं इसमें, इसमें आते हैं ओके ये सब तो था आपका सेलिंग ओवरहेड्स. डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे आपका वेयर हाउस के चार्जेस. ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आप जितना वेयर हाउस में आप उसको स्टोर करके रखते हो उसके खर्चे, फिर आप उन गुड्स को बाहर लेकर जाते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, डिलीवर करते हो, उसका खर्चा, पैकिंग कराते हो, फिर जो मिडिल मैन होता है उनको कमीशन आप देते हो, जो डील को नेगोशिएट करके डील को पक्की करते हैं उनको आप देते हो कमीशन. तो ये सब कुछ आ जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंडर में, राइट. अब देखना ये है कि जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है और वो किन किन फैक्टर्स पे, किन किन एस्पेक्ट्स पर डिपेंडेंट होता है. जैसे कि पहला है आपका जो प्रोडक्ट है, आप जिस प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहे हो उस प्रोडक्ट का नेचर क्या है, वो किस टाइप का प्रोडक्ट है, और हम लोग कौन से वाले मार्केटर को लेंगे, आप पकड़ेंगे तो ये प्रोडक्ट का प्रॉपर सेलिंग होगा या प्रॉपर आप उसका एडवर्टीजमेंट होगा. ठीक है. टाइप ऑफ कस्टमर्स, इसके टाइप ऑफ कस्टमर्स क्या है, स्प्रेड ऑफ मार्केट, ये मार्केट में कितना एरिया लेकर बैठा है, मतलब मार्केट में कितना शेयर लेकर बैठा है. जैसे कि आज के डेट में अगर आप शैम्पूज़ की बात करो तो डव हो गया, क्लिनिक प्लस हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, ये बहुत ज़्यादा मार्केट इंडिया में, इंडिया के पॉपुलेशन में मैक्सिमम लोग यही सारे शैम्पूज़ यूज़ करते हैं. सो ये सब बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर लेके बैठा है. ठीक है, तो इसीलिए जो मामा अर्थ और वाव शैम्पू, ये सब जो थोड़े अपर रेंज वाले शैम्पूज़ होते हैं उनको मार्केट पेनिट्रेट करने में डिफ़िकल्ट होता है ना. स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस, मतलब क्या क्या आपके लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं वाइल एडवर्टीजिंग अ प्रोडक्ट, या एक प्रोडक्ट को आप बन के तैयार हो गया, उसको आप मार्केट में लॉन्च करोगे, उससे पहले क्या क्या आपके लीगल रेस्ट्रिक्शंस होंगे, उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है टू अंडरस्टैंड कि आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल कितना कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा. ठीक है. और क्या बोल रहा है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा अगर स्प्रेड ऑफ मार्केट ज़्यादा है. ठीक है, अगर आपका जैसे कि क्लिनिक प्लस उसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप उसको मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, अभी उसका एक नया बैच ऑफ प्रोडक्शन निकला है, तो उसको आपको बहुत जगह पर पहुंचाना पड़ेगा. सो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा. वहीं पर कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं, कुछ ऐसे सर्विस सेक्टर्स होते हैं जिसका आप एडवर्टीजमेंट कर ही नहीं सकते हो. जैसे कि एक अच्छा डॉक्टर है या जैसे कोई एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटेंट है, इसको आप एडवर्टीज़ कर ही नहीं सकते हो. तो वैसे केसेस में क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा आता है इन सारे केसेस में कम हो जाता है. तो इसीलिए ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को आप उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर बेसिस आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो. वो हर एक बिजनेस से, हर एक प्रोडक्ट से, हर एक सर्विस के हिसाब से वैरी करता रहता है. ठीक है. If a company incurs expense on advertising, it may be difficult to relate to a specific product unless it's a product advertisement. एक कंपनी अगर एडवर्टीजमेंट पर खर्चा कर रहा है तो आप उसको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ आप एसोसिएट नहीं कर सकते हो. ठीक है. इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि डव में क्या है, शैम्पू है, कंडीशनर है, परफ्यूम्स है, डिओड्रेंट्स हैं, फिर सोप है उसका. तो डव क्या करता है, डव अपने पूरे ब्रांड का एडवर्टीजमेंट करता है. तो आप उसको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, डव शैम्पू या डव सोप, एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ आप उसको एसोसिएट नहीं कर सकते हो, राइट. तो इसीलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यही दिक्कत हो जाती है कि आपके पास एक पर्टिकुलर बेसिस नहीं होता है जिसके बेसिस पर आप उसको अपॉर्शन करो, राइट. अब देखते हैं कलेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स.
सो कलेक्शन कैसे होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका होता है थ्रू सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या है, जितना भी आपने रिसीट लिया है, जितना भी आपने इनवॉइस जनरेट किया है, जितना भी आपने आपका जो भी आप डॉक्यूमेंट्स रहता है, जो भी आपके पास रसीद वगैरह रहता है, वो सब है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है। तो और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, उस कॉस्ट को हम लोग कहाँ पर डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेंगे, कॉस्ट को हम लोग कहाँ पर डायरेक्टली मतलब किस डिपार्टमेंट के साथ उसको हम लोग डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेंगे। ये जानने के लिए हमें सबसे पहले एक और चीज़ जानना पड़ेगा कि कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, और वो सब कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है। वाइल क्लासिफाइंग द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर प्रॉपरली बाइफरकेटेड एंड कोडेड। तो जितने भी कॉस्ट आपके इनकर होते हैं ना, उन सब क्या किया जाता है, प्रॉपरली सेग्रीगेट किया जाता है हर एक डिपार्टमेंट के साथ। कैसे कैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स हेड ऑफिस होता है, सेल्स रीजनल ऑफिस होता है, डिपोज होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, डीलर्स मैनेजमेंट होते हैं, क्रेडिट एंड कलेक्शन का डिपार्टमेंट होता है। तो हर एक डिपार्टमेंट पर जो भी आपका कॉस्ट आता है, सारे कॉस्ट को इन सारे डिपार्टमेंट्स में सेग्रीगेट किया जाता है और बाइफरकेट किया जाता है और उनका एक प्रॉपर कोडिंग बनाया जाता है, ठीक है। सो उसमें क्या किया जाता है, सेपरेट अकाउंट कोड्स होते हैं सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आपका सेलिंग ओवरहेड्स हो गया, एडवर्टीजमेंट, सेल कमीशन, मार्केट सर्वे, एग्जीबिशन, ये सब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इन सब का प्रॉपर एक कोडिंग होता है। और डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना बड़ा है, उसके बेसिस पर सारे एक्टिविटीज़ का डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है। और अकॉर्डिंगली जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का डेटा कलेक्शन होता है, उसको इन सारे डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। सी द कॉस्ट आर कलेक्टेड थ्रू वेरियस सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर एब्जॉर्प्शन द बेसिस टू बी यूज्ड विल हैव प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। आप कौन सा बेसिस यूज़ करोगे उसको एपोर्शन करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, वो प्रैक्टिकली बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, कुछ कुछ खर्चे जो कि जैसे कि सेल्स कमीशन हो गया, फिर आपका शिपिंग चार्जेस हो गया, फिर जो भी डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस है जो कि डायरेक्टली आप सेल्स हेड ऑफिस के साथ या डायरेक्ट सेलिंग डिपार्टमेंट के साथ आप उसको एसोसिएट कर सकते हो, वो डायरेक्टली वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन वहीं पर कुछ और खर्चे होते हैं जैसे कि लाइक मार्केट सर्वे, फ्री सैम्पल्स, ये सब आपका या तो सेल्स वैल्यू के साथ अपोर्शन हो जाता है, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ अपोर्शन होता है, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट के साथ, या फिर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स सेल हुए हैं, इन सब के साथ उसको अपोर्शन किया जाता है और एब्जॉर्ब किया जाता है। सो आउट ऑफ दीज थिंग्स ये जो सेल्स वैल्यू का मेथड है ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है, राइट। सो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को, ठीक है। सो ये जो जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं ना, जो जिससे हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये सारे एक्टिविटीज़ ना एक्सटर्नली फोकस्ड होते हैं। मतलब कंपनी के अंदर, कंपनी के इनसाइड द कंपनी आपके ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होते हैं, बाहर मार्केट के साथ, कंज्यूमर्स के साथ आपका ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। सो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि कंज्यूमर प्रोफाइल, फिर कंज्यूमर्स का हैबिट चेंज होने लगता है, चेंजिंग हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स, फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो जाता है, तो कुछ चीज़ें कंज्यूमर्स नहीं खरीदते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो इसीलिए ना हम लोग उसको डायरेक्टली तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि हम लोग उसको पूरा बंद कर दें या एकदम कम कर दें। हमें हमेशा ये चीज़ टारगेट रखना है कि जितना हम लोग स्पेंड कर रहे हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में, उससे ज़्यादा या एटलीस्ट उतना हमारा रिटर्न आए, ठीक है। इट एम्स एट इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज एक्सपेंसेस। आप ये जो एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हो ये कितना इफेक्टिव हो रहा है।
ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसका इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाना हमारा काम है। जैसे कि एग्जाम्पल, गेटिंग मैक्सिमम सेल्स पर रुपी ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। पहले आप लोग अगर 1000 रुपये खर्चा करते थे तो आपका लेट्स से 50,000 खर्चा होता था, तो आपको हमेशा ये ट्राई करना है कि आप उस 1000 रुपये के खर्चे में कैसे वो 50,000 को 52,000 करो या 55,000 करो, ठीक है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, आप प्रॉपरली जितने भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपके इनकर हो रहे हैं उन सबको आप प्रॉपरली कलेक्ट करो और सही तरीके से क्लासिफाई करो हर एक डिपार्टमेंट में। तो इससे क्या हो जाता है, उससे एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो सच एनालिसिस कुड बी डन एज फॉलोज। वो जो एनालिसिस हम लोग करते हैं कॉस्ट और जितना आपका रिटर्न आ रहा है उसका, वो किस बेसिस पर किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल लोकेशन। किस रीजन में कितना सेल हो रहा है और कितना वहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपने खर्चा किया था, किस जोन में हो रहा है, इंडिया में कितना हो रहा है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट है कि टाइप ऑफ कस्टमर्स। आपके जो भी आपके कस्टमर्स हैं वो लोग किस टाइप के हैं, क्या वो रिटेल में हैं या फिर वो गवर्नमेंट के हैं या फिर वो इंस्टीट्यूशनल हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट एंड सर्विस के बेसिस पर आपको एनालाइज करना है। जैसे आपके पास कितने रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, आपका जो प्रोडक्ट लाइन है वो कैसा है, और आपका प्रोडक्ट्स जो हैं, आपके जितने प्रोडक्ट्स हैं उनका एप्लीकेशन कौन से एरिया में हो रहा है, किस तरह के लोग उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है एनालिसिस बाय सेल्समैन। कौन सा सेल्समैन कम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड खर्चा करके ज़्यादा सेल करा रहा है, ठीक है, उस बेसिस पर भी ये आप उसको एनालाइज कर सकते हो। और क्या है, और है एनालिसिस बाय चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आप किन मीडियम में किन लोगों के थ्रू आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हो। जैसे कि आप होलसेलर को कितना दे रहे हो, रिटेलर को कितना परसेंटेज दे रहे हो, फिर कमीशन एजेंट्स जो होते हैं कमीशन लेकर आप आपका काम करते हैं। जैसे आपने कंसाइनमेंट में पढ़ा होगा कंसाइनर कंसाइनी, तो कंसाइनी को आप कितना दे रहे हो। ऐसे बहुत सारे बेसिस पर आप इन सारे एनालिसिस को कर सकते हो, राइट। The analysis of sales, profits and selling and distribution expenses on the basis of above factors will give a good insight into the performance. तो इसीलिए आप अगर उनको एनालाइज करोगे प्रॉपरली तो सेल्स, प्रॉफिट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को अगर आप इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पर एनालाइज करोगे तो आपको एक फेयर आइडिया मिलेगा, एक प्रॉपर व्यू मिलेगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है और आप कैसे इन सारे एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल दीज 3 पैरामीटर्स में बी कंपेयर्ड विथ प्रीवियस ईयर में कितना था, आपका इस साल का बजट क्या है और इस साल का आपने स्टैंडर्ड क्या सेट किया है। इन सारे बेसिस पर आप लोग इनको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का ये क्लास समझ में आया। आज हम लोगों ने 3 जो बेसिक ओवरहेड्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट ओवरहेड्स हैं, वो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। वो ओवरहेड्स क्या हैं, उनके एग्जाम्पल्स देखा हम लोगों ने, उनका कलेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो देखा, और उनको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो ये भी आज हम लोगों ने पढ़ा। आई होप आप लोगों को आज का ये थ्योरी क्लास पसंद आया है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब करें। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, प्लीज़ जाने से पहले उसको चेक कीजिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए।